नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी करंट अफेयर्स समसामयिक विषयों का दिन। आज आर्थिक घटना चक्र यानी इकोनॉमिक करंट का 40 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए कहा जाने लगा है कि उसकी प्रकृति काफ़ी कुछ अल्पाधिकार की हो रही है। निम्न में से किस क्षेत्र की उपलब्धियां और कार्य प्रणाली इस तथ्य को रेखांकित करती है? ए ऑटोमोबाइल, 2 दूरसंचार, 3 विमानन, 4 संगठित खुदरा कारोबार, 5वां मीडिया। उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही हैं? इसका सही उत्तर है डी। ये सभी विकल्प जो है वो सही है भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्पाधिकार को प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और मझौले क्षेत्रों के लिए कारोबारी सुगमता आसान हो गई है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन से कारण उत्तरदायी हैं? 1 अनेक परोक्ष करों का वस्तु एवं सेवा कर से प्रतिस्थापन, 2 अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, 3 नकदी प्रवाह आधारित ऋण, 4 बेहतर लॉजिस्टिक, 5 संगठित खुदरा कारोबार में वृद्धि के कारण बेहतर बाजार पहुंच। उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सभी 5 विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित खुदरा ऋणों में मार्च 2021 और मार्च 2023 के बीच 24.8% की समेकित वृद्धि दर दर्ज की गई, जो समग्र ऋण वृद्धि दर का 2 गुना है। दूसरा, मार्च 2021 और मार्च 2023 के बीच असुरक्षित खुदरा ऋण का अनुपात 22.9% से बढ़कर 25.2% हो गया। 3 असुरक्षित खुदरा ऋण में वृद्धि के कारण जोखिम होने की क्षमता में सुधार, डिजिटलीकरण और फिनटेक का इस्तेमाल है। उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, सभी 3 विकल्प इसमें से सही हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित असुरक्षित खुदरा ऋणों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ये जोखिम लेने की क्षमता में सुधार, बी डिजिटलीकरण, सी फिनटेक का बढ़ता उपयोग, डी अर्थव्यवस्था में मांग सृजन में वृद्धि लाने हेतु बड़े पैमाने पर ऋण बांटने की पहल। इसका सही उत्तर है डी, अर्थव्यवस्था में मांग सृजन में वृद्धि लाने हेतु बड़े पैमाने पर ऋण बांटने की पहल ये उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, राइट होल खानिक समाचारों की सुर्खियों में रहे हैं। इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने 2014 में मेघालय में राइट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2 राइट होल खनन तकनीक का उपयोग अभी निर्माण स्थलों पर किया जाता है। 3 राइट होल खनिकों ने उत्तराखंड में सिलकेयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप को अंतिम छोर तक पहुंचाया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तीनों कथन राइट होल के संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 6 है, राइट होल खनन तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है? 1 3-4 फुट ऊंची संकीर्ण सुरंगों की अवैध खुदाई करके कोयला निकालने के लिए। 2 भूमिगत पानी एवं सीवर के पाइप बिछाने के लिए। उपर्युक्त में से किसने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 एवं दोनों कथन राइट होल के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संख्या के हिसाब से चलन में कुल नोटों में उच्च मूल्य के नोटों की हिस्सेदारी 2010 से 2016 में औसतन 21% से बढ़कर 2022-23 में 44% हो गई। 2 चलन में करेंसी के मूल्य के संदर्भ में बड़े मूल्य के नोटों का हिस्सा 22-23 में 90% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों कथन जो है वो सही है, सी ए एवं दोनों कथन बड़े नोट के संदर्भ में सही है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु खानों की नीलामी का दौर 29 नवंबर 23 को प्रारंभ हुआ।
इस नीलामी में कौन सा खनिज शामिल है? ए प्लेटिनम समूह की धातु में, 2 मॉलिब्डेनम समूह की, 3 ग्लूकोनाइट एवं पोटाश 2.5%, 4 लिथियम, 5 नायोबियम। इनमें से कितने खनिज नीलामी में शामिल किए गए हैं? इसका सही उत्तर है डी, सभी पांचों जो है नीलामी में शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु रॉयल्टी की दर निर्धारित की है। इस बारे में निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए प्लेटिनम समूह की धातुएं 4%, 2 मॉलिब्डेनम 7.5%, 3 ग्लूकोनाइट एवं पोटाश 2.5%, 4 लिथियम 3%, 5 नायोबियम एवं दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स 1%। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं? इसका सही उत्तर है डी, इनमें से पांचों युग्म जो है वो सही है। 10 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में भारत में दूध उत्पादन कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ए 221.5 मिलियन टन, बी 225.3 मिलियन टन, सी 230.5 मिलियन टन, डी 233.6 मिलियन टन। तो इसका सही उत्तर है सी, 230.5 मिलियन टन दूध उत्पादन का जो है अनुमान व्यक्त किया गया है 2022-2023 में। प्रश्न संख्या 11 है, वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन के घटते क्रम में निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? घटता हुआ यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। 12 नंबर प्रश्न है, पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 22-23 में अंडों का उत्पादन कितने होने का आकलन है? ए 138.38 मिलियन, बी 128.56 मिलियन, सी 111.28 मिलियन, डी 103.80 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है ए 138.38 मिलियन अंडा होने का उत्पादन होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ष 2022-2023 के दौरान अंडों के उत्पादन के मामले में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1 तेलंगाना, 2 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल, 5 कर्नाटक। अंडों के कुल उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी के बढ़ते क्रम में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? प्रतिशत के दृष्टिकोण से इसमें सजाना है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कम से अधिक की ओर बढ़ते क्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3, 2, 1, 4, 5, यानी कि आंध्र प्रदेश 1 नंबर, आंध्र प्रदेश, फिर 2 नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर 1 नंबर पर तेलंगाना, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5 नंबर पर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 14 है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संविधान के अनुच्छेद 280 सब क्लाउज 1 अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष या उससे पहले किया जाता है। 2 11वें वित्त आयोग का गठन 10वें वित्त आयोग के 6 वर्ष बाद किया गया था। 3 14वें वित्त आयोग का गठन 13वें वित्त आयोग के 5 वर्ष 2 माह बाद किया गया था। 4 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2026 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 जो है इसमें सही है, चारों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? ए 31 मार्च 2025, बी 31 मार्च 2026, सी 31 मार्च 2027, डी 31 दिसंबर 2028। तो इसका सही उत्तर है डी, 31 दिसंबर 2028 तक जो है निःशुल्क खाद्य जो है वितरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए बीकानेर, बी हैदराबाद, सी गांधीनगर, डी रायपुर। तो इसका सही उत्तर है बी, हैदराबाद में जो है वो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। प्रश्न संख्या 17 है, महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को ड्रोन प्रदान करने की योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना हेतु
1261 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। बी, योजना के तहत 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। सी, योजना की अवधि 2023-2024 से 2027-28 तक है। डी, इस योजना का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, योजना की अवधि 2023-2024 से 2027-28 तक है। यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी ए, बी और डी स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 18 है, वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? जीडीपी में वृद्धि ए 6.2%, बी 7.6%, सी 7.8%, डी 8%। तो इसका सही उत्तर है बी, 7.6% की वृद्धि दर दर्ज की गई जुलाई सितंबर के तिमाही महीने में। प्रश्न संख्या 19 है, वर्ष 2023-2024 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सकल मूल्य जोड़ यानी जीवीए में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ए, विनिर्माण में, बी, निर्माण में, सी, व्यापार, होटल, परिवहन, दूरसंचार एवं प्रशासन से संबंधित सेवा में, डी, कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन में। तो इसका सही उत्तर है ए, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जीवीए में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व की निम्नलिखित बीमा कंपनियों पर विचार कीजिए। ए, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत, बी, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चीन, सी, निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान, 4, एलाइज एसई जर्मनी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार लाइफ एंड एक्सीडेंट तथा हेल्थ रिजर्व के अनुसार विश्व में घटते क्रम की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 4, 2, 3, 1। प्रश्न संख्या 21 है, वर्ष 2023-2024 की 5वीं मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2023 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवाओं के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा को डैश से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। ए, 50,000 से 2 लाख, बी, 1 लाख से 2 लाख, सी, 1 लाख से 5 लाख, डी, 2 लाख से 10 लाख। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये की सीमा कर दी गई है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में साख का वितरण। 2, निगमित निकायों द्वारा अग्रिम करों का भुगतान। 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप। 4, साख की मांग की तुलना में वृद्धिकारी जमा वृद्धि कम रहना। उपयुक्त में से कितने कारणों से बैंकों में तरलता की स्थिति कमजोर हो जाती है? इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों कारणों से बैंकों में तरलता यानी लिक्विडिटी की स्थिति कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए केंद्रीयकृत वेब पोर्टल UDGAM के विकास में निम्न में से किस निकाय का सहयोग नहीं है? ए, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, सी, सहभागी बैंक, डी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका सही उत्तर है डी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का इसमें कोई सहयोग नहीं है UDGAM के विकास में। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1, भारत में बिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों की संख्या दिसंबर 23 मध्य में 500 से अधिक हो गई। 2, बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर भारत का चौथा स्थान है। सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2 दोनों विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 25 है, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा बकाया ऋणों की अपलिखित रिटर्न ऑफ किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 14-15 एवं 22-23 के बीच 10.42 लाख करोड़ के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया। 2, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 14-15 एवं 22-23 के बीच बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से 1.61 लाख करोड़ के बकाया ऋणों को वसूल कर लिया गया। सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 एवं दोनों विकल्प कथन सही है। प्रश्न संख्या 26 है, फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
इसकी अवधारणा G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में प्रस्तुत की गई। 2 यह स्वैच्छिक एवं सुझाया गया फ्रेमवर्क है। 3 G20 सदस्य देशों में संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रोन्नयन एवं संरक्षण हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करने पर सहमति है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी तीनों कथन इसके संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस पहल ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है? ए यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI, 2 जैम त्रयी, 3 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, 4 कोविन। उपयुक्त में से कितने विकल्प सही हैं? इसका सही उत्तर है डी, चारों विकल्प इसमें जो सही हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है? ए सरसों एवं सोयाबीन, बी बिनौला एवं चावल की भूसी, सी गिरी एवं तिल, डी सूरजमुखी एवं कुसुम्ब। इसका सही उत्तर है ए सरसों एवं सोयाबीन, ये भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 29 है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। बी थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आकलन मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के स्तर पर किया जाता है। सी थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्माणी वस्तुओं का अपेक्षाकृत अधिक भार है। डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य मदों का अपेक्षाकृत अधिक भार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आकलन मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के स्तर पर किया जाता है। ये गलत है, मुद्रास्फीति की गणना के संदर्भ में ए, सी और डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 30 है, मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए मौद्रिक नीति समिति की वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें होती है। बी मौद्रिक नीति समिति में कुल 7 सदस्य हैं। सी मौद्रिक नीति समिति एक संवैधानिक निकाय है। डी मौद्रिक नीति समिति वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौद्रिक नीति समिति की वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें होती है RBI की मौद्रिक नीति समिति में। प्रश्न संख्या 31 है, मुक्त बाजार बिक्री योजना ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसकी बिक्री की जाती है? ए रासायनिक उर्वरक की, बी गेहूं एवं चावल की, सी कोयला की, डी पेट्रोल एवं डीजल की। तो इसका सही उत्तर है बी, गेहूं एवं चावल की ही बिक्री ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत की जाती है। बाकी रासायनिक उर्वरक, कोयला, पेट्रोल, डीजल पर सरकारी नियंत्रण है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1 रेपो दर में कमी किया जाना, 2 सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाना, 3 नकदी प्रारक्षित अनुपात में वृद्धि कर दिया जाना CRR में वृद्धि, 4 विदेशी विनिमय और प्रवाह में वृद्धि हो जाना। उपर्युक्त में से कितने कारण मुद्रास्फीति कम होने लगती है? कितने के कारण मुद्रास्फीति कम होने लगती है? इसका सही उत्तर है सी, नकदी आरक्षी अनुपात में वृद्धि कर दिया जाना। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? औसत 1 ए वर्ष 2020-21 में भारत में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था। बी वर्ष 23-24 बौ में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% अनुमानित है। सी वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती की गई। डी वर्ष 22-23 एवं 23-24 कर राजस्व में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटा के स्तर को कम करने में मदद मिली है। इसका सही उत्तर है सी, ये गलत है। प्रश्न संख्या 34 है, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा के दौरान नागरिकों को सचेत करने के लिए किया जाता है? 1 सुनामी, चक्रवात, भूकंप, विनाशकारी बाढ़, 2 सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, 3 संकटग्रस्त लोगों को बाहर निकालने, 4 आपातकालीन सूचना देने के लिए। उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों विकल्प जो है वो सही है। 35 नंबर प्रश्न है, छतरी भ्रमण निम्न में से क्या है?
ए कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जनपद में स्थित कालीबाग अभयारण्य में विकसित एक भ्रमण क्षेत्र। 2 चेरापूंजी मेघालय के जंगलों में विकसित भ्रमण क्षेत्र। सी कश्मीर में बर्फीले क्षेत्रों में एक भ्रमण गलियारा। डी एलप्पी केरल में बैक वाटर में रैन बसेरा। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जनपद में स्थित कालीबाग अभयारण्य में विकसित एक भ्रमण क्षेत्र छतरी भ्रमण के नाम से जाना जाता है। 36 है, सी बकथॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक कटीली झाड़ी है जिस पर नारंगी पीले रंग का खाने योग्य बेरी पैदा होता है। 2, यह लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तथा किन्नौर के कुछ भागों में जंगली रूप से उगता है। सी, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी उगाया जाने लगा है। 4, यह एक लोक औषधि है जिसका प्रयोग पेट, हृदय तथा त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों कथन जो है वो सत्य है सी बकथॉर्न के बारे में। 37 नंबर प्रश्न है, माइक्रो एल्गोई के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? गलत चुनना है माइक्रो एल्गोई के बारे में। ए, ये सूक्ष्म शैवाल हैं जो दिखाई नहीं देते। 2, ये फाइटोप्लांक्टन है जो आमतौर पर गंदे पानी में पाए जाते हैं। सी, ये एकल कोशिकीय प्रजातियां हैं जो व्यक्तिगत रूप से या श्रृंखलाओं या समूहों में मौजूद रहती है। डी, यह आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने तथा कम करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है डी, ये फाइटोप्लांक्टन है जो आमतौर पर गंदे पानी में पाए जाते हैं, माइक्रो एल्गोई। ये गलत है, बाकी ए, सी और डी विकल्प सही है। 38 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। 2, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। उपर्युक्त में से सही कथन कितने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही है। प्रश्न संख्या 39 है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत हिस्से के रूप में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? ए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। डी, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। यानी जीडीपी में 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर पर गुजरात और 5 नंबर पर पश्चिम बंगाल। और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, संपोषणीय व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन 2-3 नवंबर 2023 को कहाँ किया गया? ए, पेरिस में, बी, जेनेवा में, सी, बीजिंग में, डी, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है डी, नई दिल्ली में जो है संपोषणीय व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।